हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद शिवम। ओके, देखो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन के टॉपिक की कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई है, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा चैप्टर ये ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आज हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा सा बताता हुआ चलूंगा। देखो, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना। देखो, अभी हम क्लास 12th का 2 महीने बाद एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। तो बार बार इस चीज के बारे में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा फिलहाल, है ना। हालांकि अगर आप बोलेंगे कि सर हमें ये शुरू से पढ़ा दो, तो मैं एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये आपको जान लेना चाहिए। एम्प्टी रिलेशन, है ना, empty relation, universal relation, identity relation, reflexive, symmetric, transitive, equivalence and equivalence class. These are the main types of relations, है ना। ये important types हैं, क्योंकि आपको पता ही है सर क्वेश्चन में क्या आता है, शो करने के लिए, so that the relation is reflexive, symmetric और transitive। तो मैं इन तीनों के अगर बारे में आपको बताऊं थोड़ा थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है सर, जब आपके डोमेन का आपके डोमेन का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे। आपके डोमेन का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे तो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक कब होता है सर, कि अगर हमारे पास रिलेशन के अंदर कोई ए एलिमेंट है जो बी से रिलेट कर रहा है, और साथ ही साथ बी भी ए से रिलेट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करें तो कोई एक एलिमेंट है जो बी से रिलेट कर रहा है, एंड साथ ही साथ हमें एक और एलिमेंट मिल गया बी, मतलब वही एलिमेंट किसी सी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो सर हमें दिखाना पड़ता है कि ए भी रिलेट करे सी से, मतलब वही सेम रिलेशन ए और सी के बीच में भी हो जो क्वेश्चन में डिफाइन है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोला जाता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब कोई भी रिलेशन इन तीनों टाइप्स को सेटिस्फाई करता है, इन तीनों टाइप्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। थोड़ा आगे बढ़े। ओके ओके, एक लास्ट हेडिंग है बेटा, लास्ट हेडिंग है इक्विवेलेंस क्लास। क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास। देखो, जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, अब उसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमने पकड़ा, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए, और मैं आपसे बोलूं इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताइए, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक सेट बनाते हैं, और उसके अंदर, उस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हम लिखेंगे जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेशन को बनाए, तो वो इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन। वन वन फंक्शन आप लोग जानते ही होंगे सर, वन वन फंक्शन का मतलब होता है, अगर हमारे पास ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, है ना, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, नेक्स्ट। ऑन टू फंक्शन सर, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। इसकी क्या कंडीशन है सर, मान लिया हमारे पास फिर से ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, मतलब सेट ए डोमेन है, सेट बी कोडोमेन है। अब इसके एलिमेंट इधर के सारे एलिमेंट की मैपिंग मुझे चाहिए, सारे एलिमेंट की मैपिंग मुझे चाहिए सर। हर एक एलिमेंट मैप करना चाहिए, है ना, हर एक एलिमेंट मैप करना चाहिए, सॉरी, हर एक एलिमेंट मैप करना चाहिए। इधर का कोई भी एलिमेंट इधर का नहीं छूटेगा। वो तो फंक्शन ही कहता है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि इधर का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। बट कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट जब ना छूटे, उस फंक्शन को बोला जाता है बच्चों ऑन टू फंक्शन। मींस कोडोमेन जो है वो हमारा रेंज के बराबर आ जाना चाहिए, है ना, कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर आ जाना चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। हाँ, में इधर के बहुत सारे एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट पे जाके मैप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है, इधर का एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, कोडोमेन का एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, वरना वो ऑन टू नहीं होगा। फिर हमने लिखा है एक इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो फंक्शन की अगर हम बात करें, तो इनटू फंक्शन में क्या होता है, इधर के एलिमेंट, तो डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन में जाके मैप करते हैं, और
एक ही एलिमेंट पर एक से ज्यादा एलिमेंट जब मैप कर जाए, है ना, एक से ज्यादा जब एलिमेंट मैप कर जाए और इधर के कुछ एलिमेंट छूट भी जाए, तो इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑनटू और इनटू में यही डिफरेंस है कि ऑनटू फंक्शन में डोमेन में कुछ छूटता नहीं है और इनटू फंक्शन में डोमेन में कुछ ना कुछ, सॉरी, कोडोमेन में कुछ छूटता नहीं है और इनटू फंक्शन में कोडोमेन में कुछ भी, कोई भी एलिमेंट छूट सकता है, तो हम उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं और साथ ही साथ एक से ज्यादा एलिमेंट जाके वहां पर एक पर मैप करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। इस केस में क्या होगा जानेंगे बच्चों। देखो, जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। मान ले डोमेन में चार एलिमेंट है, ए बी सी डी, इधर है ई एफ जी एच। सबसे पहले फंक्शन तभी वन वन ऑन टू होगा जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के, और हर एक एलिमेंट एक से ही जाके मैप करेगा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट एक पे जाके मैप नहीं कर सकते, वन वन ना, वो वन वन नहीं होगा, है ना। और इधर का एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो वन वन ऑन टू होने के लिए किसी भी फंक्शन को दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, कि वो वन वन भी हो, कि एक एलिमेंट एक पे ही जाके मैप करे, और वो ऑन टू भी हो, कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटे भी ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन ऑन टू बच्चों, है ना। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सब सीखेंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ जाते हैं अभी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेशन के भी और फंक्शन के भी, ये आप याद रखना। रेंज हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन। रिलेशन में हमारी जो रेंज होती है, आपको पता है, ये हमारा अगर ए डोमेन है, बी हमारा कोडोमेन है, ए से बी पर रिलेशन डिफाइन है, इसके हमने चार एलिमेंट फिर से ले लिए ए बी सी डी, इधर मैंने ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने कहा ए वन पे जाके मैप कर गया, बी टू पे कर गया, है ना, और सी कर गया फाइव पे। डी ने किसी से मैपिंग नहीं की बिकॉज ये रिलेशन है, रिलेशन में डोमेन का एलिमेंट छूट सकता है। तो अब क्या हुआ सर, देखो कोडोमेन में और रेंज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिलेशन के केस में। इसका डोमेन क्या है सर, इसका डोमेन है सर, जिस जिस एलिमेंट ने अपनी इमेज बना ली, भी एलिमेंट ने इमेज बना ली, वो किस में आ गया, डोमेन में आ गया। सर इसका कोडोमेन क्या है सर, रिलेशन के केस में कोडोमेन हमेशा क्या होता है बेटा, सेट बी होता है जिस पर आपने रिलेशन को डिफाइन किया। रेंज क्या होती है सर फिर, इसकी रेंज क्या होगी, देखो रेंज वही होगी जिस जिस एलिमेंट ने मैपिंग की है ना, जिस जिसके पीछे से मैपिंग हो गई, मतलब जिस जिसने रिलेशन बनाया। जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट आ गए, वन टू और फाइव, ये तीन एलिमेंट आ गए। बात क्लियर हो रही है ना। अच्छा, सिंपल है, सिंपल है, डोमेन रेंज कोडोमेन निकालना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारा डोमेन, कोडोमेन पूरा सेट भी, और रेंज होती है जिस जिस एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास है। प्री इमेज से मतलब है जिस जिसने रिलेशन को अपने साथ सेटिस्फाई कराया। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं बेटा, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंटेनिंग पी एंड क्यू एलिमेंट्स, है ना। यहाँ पे क्या है कि हमने इसी को ले लेते हैं, एक सेट में पी एलिमेंट्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं चार एलिमेंट है, दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कितना एलिमेंट है बच्चों, पांच एलिमेंट, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, रिलेशन जो बनेगा बनता रहे, है ना, हमें बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। हमने सबसे पहले पेज पे एक डेफिनेशन लिखी थी, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है बच्चों, यहां से सिंपल सा आंसर है, जितने सबसेट मैं बना सकता हूं ना, उतने ही मैं रिलेशन बना सकता हूँ, क्योंकि हर एक रिलेशन कोई ना कोई सबसेट होगा, है ना। हर एक सबसेट किसी ना किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही बना होगा। तो सिंपल सा है सर, अगर आपने क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़ी है, सेट की नॉलेज नहीं है, तो ये देखो, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज टू की पावर पी क्यू। पी क्यू से मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनने वाले थे, टू की पावर फोर इंटू फाइव, तो टू की पावर 20 हमारा यहाँ पे आंसर हो। ठीक है बच्चों, दिस इज द मेथड, कैलकुलेट
total number of relations from any set to another set, like set A से set B. Okay, now आगे बढ़ते हैं. Number of reflexive relation on any set A. इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n minus 1. नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और एनी सेट 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2. ये सब फॉर्मूले ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. आगे बढ़ जाते हैं. बस आगे बढ़ते हैं. अगर आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है, इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वी डू नॉट हैव बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन. देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. हम क्या करते हैं ट्रांजिटिव के केस में, हमने आपको क्या बोला था, लेट कर लेंगे कोई ए एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है और बी एलिमेंट सी से रिलेट कर रहा है, और हमें फिर रिक्वायरमेंट किसकी है कि ए सी से रिलेट करे, ए सी से रिलेट करे. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है सर, हमें ए बी से रिलेट करने वाला मिल गया, दूसरा क्या है ना, बी सी से रिलेट करने वाला हमें मिला ही नहीं. उस केस में हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोले या ना बोले. देखो उस केस में ही क्वेश्चन को क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांजिटिव बोला जाता है, क्योंकि हम इसको तभी वेरीफाई कराते हैं जब ऊपर वाली कंडीशन वेरीफाई हो. जब कोई ए बी से रिलेट कर रहा हो और बी सी से रिलेट कर रहा हो, तभी हम जाएंगे कि ए और सी के बीच भी वही रिलेशन बने. बट आपको ए बी तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई तो एलिमेंट रहेगा ना उसमें. लेकिन बी से कोई बी जो ए से रिलेट कर रहा था, वो बी किसी सी से रिलेट कर ही नहीं रहा है, मतलब उसने कहीं और रिलेशन बनाया नहीं, तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, और स्टिल हम रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डाले हैं इसमें फंक्शन के. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर, ये सेट ए ले लेते हैं, ये सेट बी ले लेते हैं. इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो m लिए हैं, और इसमें जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं वो n लिए हैं बच्चों. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हमने n लिए हैं, उसमें हमने ओके m लिए हुए हैं. ओके, नाउ फिर से ए बी सी 1 2 एंड 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं आपसे बोलता हूँ नंबर ऑफ फंक्शन मुझे चाहिए कि मैं ए से बी पर टोटल फंक्शन कितने बना सकता हूँ. तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, कोडोमेन के जितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट है सर यहाँ पर 3, डोमेन में कितने हैं सर 5, सॉरी 3, 3 की पावर 3, 27 इज योर आंसर. दिस इज द आंसर कि हम इतने ही टोटल फंक्शन बना सकते हैं. अगर हम बात करें वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, तो उसके लिए आपको ये परमुटेशन का छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. एन आपको पता है इसमें और डोमेन के एलिमेंट्स है, एम हमारे क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स है. जैसे इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या होता, 3p3, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों में एम और एन में मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. ओके, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन. अगर मुझे ए से बी पे बनाने तो कितने बनेंगे सर, अगर m n से ज्यादा हो, ये ध्यान से सीखेंगे. हम क्या कह रहे हैं कि m अगर n से ज्यादा है, जैसे कि मैंने इधर 4 एलिमेंट लिए, 4 एलिमेंट ले लिए, इधर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर, आपने ले लिए. अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वन वन फंक्शन जीरो बने, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो बने. क्यों, देखो सेट ए से सेट बी पे हमारी मैपिंग है. वन वन क्या कहता है, वन वन कहता है सर एक एलिमेंट एक से ही जाके मैप करेगा, तो मैंने इसको इससे करा दिया, इसको इससे करा दिया, इसको करा दिया इससे. अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं ना उधर, क्योंकि उधर एलिमेंट कम है, उधर के नंबर ऑफ एलिमेंट कम है. ये क्वेश्चन में गिवन आएगा कि उधर के एलिमेंट सर कम है. अगर उधर के एलिमेंट कम है तो सर ये तो छूट गया ना, ये छूट गया है, तो या तो इसको किसी के यहीं पे इनके पास जाना पड़ेगा, या तो ये छूट जाएगा. छूट गया तो ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी, है ना. और अगर किसी और पे चला गया तो ये वन वन नहीं होगा. तो इट मींस अगर हमारे डोमेन में, अगर हमारे डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है कोडोमेन से, इधर के एलिमेंट ज्यादा हैं कोडोमेन से, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे बच्चों जीरो. लास्ट ईयर का 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन था, और 25 के पेपर में भी ये क्वेश्चन था, है ना. केस स्टडी में शायद सब पार्ट आया हुआ था, और सिर्फ जीरो बच्चों ने लिखा हुआ था, क्योंकि जिसने भाई नोटिस कर लिया कि डोमेन के एलिमेंट ज्यादा है कोडोमेन के कम है, तो सिंपल सी बात है वन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन ही नहीं पाएगा. ठीक है,
उसने 0 लिखा और 2 मार्क्स का शायद ये था, और दिए भी गए थे बच्चों को सिर्फ 0 लिखने पे, रीजन भी नहीं लिखा बच्चों ने, बट स्टिल आंसर सही था तो मार्क्स देने पड़े थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये भी 0 होंगे, लेकिन सर उसका केस क्या बनेगा, देखो बच्चों, उसका केस क्या बनेगा। इसमें भी कंडीशन दी जाएगी, ए से बी पर हमारा रिलेशन डिफाइन है, हमने इसको सेट ए बोल दिया, इसको सेट बी बोल दिया। क्या कह रहा है, एन इज ग्रेटर देन एम, मतलब इस बार हमारे कोडोमेन के एलिमेंट थोड़े ज्यादा हैं, डोमेन के एलिमेंट कम है। अब सर 0 कैसे होगा, ऑन टू फंक्शन 0 कैसे हो जाएंगे, चलिए हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को मैच करेंगे। ये भी कर गया, ये भी कर गया, हाँ, इसको इससे करा दिया, इसको इससे करा दिया। भाई एक को दो से तो करा ही नहीं सकते, फंक्शन ही नहीं होगा। अब इधर अगर ज्यादा है, और अगर मैं दो को एक पे करा दूं तो ज्यादा छूट जाएंगे, तो मैंने मैक्सिमम मैपिंग कर दिया है ना। स्टिल क्योंकि इधर एलिमेंट ज्यादा थे तो सर छूट जाएगा, और छूट गया तो सर ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, हाँ वन वन है, ऑन टू नहीं है। और पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है कोडोमेन, सॉरी, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है डोमेन से, तो ऑन टू फंक्शन वहां पर पॉसिबल नहीं है। देर इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज 0। सिंपल बेटा, आई होप समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक और, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, बाइजेक्टिव मतलब वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, है ना। ए से बी पर मान लीजिए ए है, सेट बी है, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया, है ना। अब ए से बी पर रिलेशन डिफाइन है। सबसे पहली बात, अगर वो वन वन ऑन टू है, अगर वो वन वन ऑन टू है तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे सर, तभी वो वन वन ऑन टू होगा। और कितनी मैपिंग हम कर सकते हैं, इसका आंसर है सर एम फैक्टोरियल, क्या रहेगा, एम फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर देंगे, एम और एन बराबर रहेगा क्योंकि वो वन वन और ऑन टू फंक्शन है, वही हमें बताना है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितने बनेंगे, 0, क्योंकि अगर दोनों में एलिमेंट ही सेम नहीं है, मैं जैसे कि एग्जांपल दूं कि इधर मैंने लिख दिए 3 एलिमेंट, उधर मैंने लिख दिए 4 एलिमेंट, बच्चों ये इस पे मैप करके, ये इस पे मैप करके, ये इस पे मैप कर गया, तो छूट गया, ऑन टू नहीं हुआ, तो वन ऑन टू भी नहीं होगा। सिंपल है, अगर एक भी इधर एलिमेंट ज्यादा कर दिए तो भी बाइजेक्टिव फंक्शन 0 होंगे, इधर आपने ज्यादा कर दिया तो भी बाइजेक्टिव फंक्शन 0 होंगे। डोमेन और कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो आंसर रहेगा एम फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल, बिकॉज डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, अब आ गए हम अपने क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम टॉपिक को ज्यादा डीपली हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं जहां तक सोच रहा हूँ 12th क्लास के बच्चे ये पढ़ चुके होंगे अभी तक ना, सब चीजें पढ़ चुके हैं, हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। ओके, चेक वेदर द, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। और रिलेशन कैसे डिफाइन है, ये रहा हमारा रिलेशन कि ए कोमा बी, ए बी से तभी रिलेट करेगा जब ए बी का डिवाइजर होगा। अब इसको हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो हम क्या लेंगे, जनरली हमने कोई एक सिंगल एलिमेंट ले लिया, हम एक्स लिखेंगे यहाँ, क्या लिख रहे हैं बेटा, एक्स लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हर एक एक्स ने इस रिलेशन को खुद के साथ सेटिस्फाई किया, मतलब हर एक एलिमेंट ने ये रिलेशन खुद के साथ सेटिस्फाई किया, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब क्या है सर,
उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमें ए कोमा बी दे रखा है, तो हमारा क्या रहेगा, पहला एलिमेंट भी एक्स रहेगा और दूसरा एलिमेंट भी क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि कंडीशन ही है। हम ये दिखाना है, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा एक्स, या आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स रिलेट टू, मतलब ए की जगह भी एक्स आ जाए और बी की जगह भी एक्स आ जाए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशन के लिए क्या कहता है सर, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए जो है वो बी का डिवाइजर हो, इट मींस एक्स इज डिवाइजर ऑफ एक्स, यस, विल गिव ऑलवेज वन। आप किसी भी नेचुरल नंबर को किसी सेम नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बच्चों, है ना। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, फिर हम बात कर रहे हैं बेटा सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, लेट एक्स रिलेट टू वाई। हमने ले लिया कि कोई एक्स एलिमेंट वाई से रिलेट कर रहा है, और अगर वो वाई से रिलेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन उसको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जैसे ए कोमा बी लिखा है, चलो अगर हम उसी फॉर्मेट में लिखे तो ना हो, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ए कोमा बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, एक्स कोमा वाई, तो एक्स इज डिवाइजर ऑफ वाई। अगर वाई से एक्स डिवाइड होगा तो मान लेते हैं कुछ कोई हमें एक इंटीजर मिल गया पी, है ना, बट बट क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा कि हम एक्स और वाई को डिवाइड करें तब भी कोई एक नेचुरल नंबर आए या कोई इंटीजर आए, नहीं सर, उस तरफ आ गया वन अपॉन पी, है ना। इट मींस y इज नॉट डिवाइजर ऑफ x, तो y x का डिवाइजर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ सर y कॉमा x r में बिलोंग नहीं करेगा, y x से रिलेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं मैंने लिया सर 2,4 बिलोंग्स टू r, इट मींस 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड विल गेट 2, बट सर अगर मैं 4,2 r में बिलोंग कर रहा हूं तो क्या 2 को डिवाइड करेगा 4, क्योंकि ये वाला उसका डिवाइजर होना चाहिए। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो सर इंटीजर नहीं आया, है ना, इंटीजर नहीं आया, सॉरी, हाँ उल्टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, इंटीजर नहीं आया सर, बाई 4 से कितना आया, 1/2 आया, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इट मींस अगर एक्स वाई आर से रिलेट कर रहा है तो उसके साथ वाई एक्स आर से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, फटाफट लिख देंगे हम, नॉट सिमेट्रिक, है ना। अभी एक और पार्ट बच गया बच्चों इसका, कौन सा पार्ट है वो, हमारे पास एक और पार्ट बच रहा है इसका, दिस इज ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ट्रांजिटिव में हम क्या लेंगे सर, हम लेट कर लेंगे कि कोई एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने लेट किया तो इसका मतलब क्या है सर, वाई एक्स से डिविजिबल है ना, कोई इंटीजर देगा या नेचुरल नंबर ही देगा, क्योंकि दोनों ही हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो रिजल्ट भी क्या आएगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, एंड अगर y कॉमा जेड भी इसके अंदर है तो इसका मतलब जेड को y पूरा डिवाइड करेगा और कोई नया इंटीजर या कोई नया नेचुरल नंबर ये हमें देगा, है ना। अब सर इतना हो गया, अब हमें क्या करना है सर, हमें तो x और z के बीच में रिलेशन बनाना है सेम, तो अब यहाँ पर हर बार क्या होगी, इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी बच्चों, इक्वेशन फॉर्म हुई। अब इन दोनों इक्वेशन में अलजेब्रा का कोई कंसेप्ट लगाना है, इनको ऐड करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको डिवाइड करें, ताकि हमारा एक्स और जेड में रिलेशन बन जाए, है ना। तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है हम क्या करते हैं सर, हम क्या कर रहे हैं सर, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिल रहा है सर, y अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो z अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, पी क्यू।
अब पी भी नेचुरल नंबर था, क्यू भी कोई नेचुरल नंबर था, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा बच्चों? दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कोई नया नेचुरल नंबर आ जाएगा, आर ले लेते हैं ना, आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ने जेड को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तभी तो आर आया सर, तभी तो आर आया। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड भी आर में बिलोंग करेंगे, तो हैंस आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से डिवाइड होता ही होता है, तो सिंपल सा देख ही रहा था। सिमेट्रिक ये नहीं हुआ और ट्रांजिटिव ये हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, let n be the set of natural numbers and r be the relation on n cross n defined by a comma b relate to c comma d if only ad is equals to bc for all abcd belongs to natural number। देखो बेटा, इसको समझना, हमारा जो रिलेशन है वो किस पे डिफाइन है? नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, है ना। और ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी से सिर्फ और सिर्फ तब जब एडी बराबर क्या आ जाए, बीसी के बराबर आ जाए, है ना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोमेन को सिलेक्ट करने में यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो दूर करेंगे अभी, देखो। ओके, नाउ हमारा जो डोमेन है वो देखो बेटा, एक मिनट यहाँ देखो, जो डोमेन है इस बार वो क्या है, एन क्रॉस एन है। तो एन क्रॉस एन के जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, ऐसे ए कोमा बी ये इसका एक एलिमेंट होगा, है ना। पी कोमा क्यू ये इसका कोई दूसरा एलिमेंट होगा, सी कोमा डी ये इसका कोई एलिमेंट होगा, है ना। ऐसे ही ये इससे इसी पर डिफाइन है, एन क्रॉस एन इस तरफ है ना। तो इधर भी कैसे एलिमेंट होंगे, सेम टू सेम ही रहेंगे सर, पी कोमा की, सी कोमा डी एंड सो ऑन, सब ऐसे ही रहेंगे सर, सेम टू सेम रहेंगे सर, है ना। अब मेरी जो बात है वो ध्यान से सुनना भाई, जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, तो हम इधर के हर एक एलिमेंट के लिए ये दिखाएंगे, इधर के हर एक एलिमेंट के लिए ये दिखाएंगे कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा हूं। और वो रिलेट कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से तभी रिलेट करेगा जब एडी इज इक्वल्स टू बीसी आ जाए। तो हम क्या ले रहे हैं, फॉर एवरी फॉर एवरी एक्स कोमा वाई, हमने ले लिया हमारे डोमेन में एक्स कोमा वाई टाइप के बहुत सारे एलिमेंट जो एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहे हैं ना। अब हमें क्या दिखाना है कि एक्स कोमा वाई से रिलेट कर जाए, क्योंकि ये डोमेन का एक एलिमेंट है ना। नाउ एक्स कोमा वाई relate to x comma y if and only if xy is equals to, ये y x के बराबर आया। अब यहाँ तो आपको दिख रहा होगा ना, ये दोनों चीजें इक्वल ही हैं। ये दोनों चीजें क्या है सर, ये दोनों चीजें तो सर इक्वल ही हैं। तो इसका मतलब एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एक्स वाई। यहाँ से पता लगा सर इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो क्या हो गया बेटा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं सर, सिमेट्रिक की बात करेंगे। देखो सिमेट्रिक क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक में क्या होगा, हम लेट कर लेंगे कि कोई एलिमेंट एक्स कोमा वाई किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है पी कोमा क्यू से, है ना। हमने क्या लिया कि कोई एक्स कोमा वाई रिलेट कर रहा है बच्चे पी कोमा क्यू से, है ना। ठीक है सर, अगर एक्स कोमा वाई पी कोमा क्यू से रिलेट कर रहा है तो उसने क्या सेटिस्फाई किया होगा, तो ये सेटिस्फाई किया होगा कि एक्स इंटू क्यू बराबर रहा होगा वाई इंटू पी के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इंटू डी एक्स इंटू क्यू, बी इंटू सी, वाई इंटू पी, तो ये रहा ही रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना बेटा, जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ यहाँ इस वाले सर्कल पे थोड़ा सा ध्यान देना, सॉरी, इस वाले सर्कल पे थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे पता है सर एक्स वाई आर रिलेट कर रहा है पी क्यू से, तो ये आ रहा है। तो क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है सर पी क्यू रिलेट करे एक्स वाई, है ना। सर ये अगर रिलेट करेगा तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या लिखा जाएगा, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स लिखा आना चाहिए, py इज इक्वल्स टू क्यू एक्स आना चाहिए। तो अब आप ऐसा करो, अपने इस आंसर को
इसके अकॉर्डिंग चेंज करो। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा बच्चे, पी वाई चाहिए ना, तो इसको कर दो पी वाई। क्या चाहिए, क्यू एक्स चाहिए ना, इसको कर दो क्यू एक्स। पी वाई इज इक्वल्स टू आ गया क्यू एक्स। और पी वाई बराबर अगर क्यू एक्स है, पी वाई बराबर अगर क्यू एक्स है, तो पी कोमा क्यू रिलेट कर रहा है एक्स कोमा। इट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो, क्योंकि एक्स वाई ने पी क्यू से रिलेट किया, तो पी क्यू ने एक्स वाई से रिलेट कर लिया। और ये जो मैंने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आगे क्वेश्चंस में और ज्यादा काम आएगा। इसमें तो आसानी से हो रही थी चीजें, बट बड़े बड़े क्वेश्चंस में हेल्प करता है बहुत। हम, ये कंडीशन है तो ये हमें मिल जाता है, हम ये लेट करके चलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि भैया मुझे उल्टा बनाना है, तो वहां से हम अपना आउटपुट तैयार कर लेते हैं। उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हम यहाँ चीजों को ट्रांसपोज करते हैं, और अगर वो ट्रांसपोज हो जाए, उनमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि भाई वाई पी को पी वाई लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, एक्स क्यू को क्यू एक्स लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, और इक्वल्स टू को इधर वाला ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस हमें ये बना करके यहाँ लाना होता है और सीधा लिख देंगे, फिर उधर वाला एलिमेंट भी इधर से रिलेट कर रहा है ना बच्चों। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा ट्रांजिटिव की तरफ। चलिए ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ट्रांजिटिव भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आसानी से करेंगे, देखना जरा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या लेंगे, लेट करेंगे कि कोई एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है, आर से बिलोंग कर रहा है, एंड वाई कॉमा जेड एलिमेंट है जो आर से बिलोंग कर रहा है ना। अब अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो इन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, सॉरी सॉरी बच्चों, ऐसा गलत मैंने लिख दिया, कंडीशन मैंने लिख दिया। बट यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो डोमेन है, के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। हमारे डोमेन में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के एलिमेंट्स है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हम ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई रिलेट कर रहा है किसी पी कॉमा क्यू से, है ना, एंड पी कॉमा क्यू, पी कॉमा क्यू रिलेट कर रहा है किसी आर कॉमा एस से, ट्रांजिटिव के लिए। ये हमने लिया कि एक्स वाई रिलेट कर रहा है पी क्यू से, और पी क्यू रिलेट कर रहा है किसी आर एस से। सही है सर। एक्स वाई अगर पी क्यू से रिलेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा सर, यहाँ से एक्स क्यू बराबर वाई पी, एंड यहाँ से क्या मिलेगा सर, पी एस बराबर क्यू आर अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो रिलेशन बोल रहा है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमें रिलेशन किसके बीच में बना देना है, एक्स वाई के और आर एस के, एक्स वाई के और आर एस के बच्चे, है ना। तो अगर एक्स वाई और आर एस के बीच में रिलेशन बने, तो हम उसको भी पहले से तैयार करके रख लेते हैं कि अगर एक्स वाई का रिलेशन बने आर एस के साथ, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या आना चाहिए, एडी था ना, तो एक्स एस आना चाहिए, वाई इंटू आर आना चाहिए। ये हमें पहले से ही पता है। अब यहां पर सर कौन सी अलजेब्रा हम लगाएं कि एक्स के साथ एस आ जाए मल्टीप्लाई में, और उधर वाई के साथ आर आ जाए। तो मुझे फिर से वही दिख रहा है सर, दोनों को क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यू पी एस वाई पी क्यू आर। तो क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो एक्स एस बराबर वाई आर आ गया, है ना, आ गया ना भाई, एक्स एस बराबर वाई आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स कॉमा वाई भी किससे रिलेट कर रहा है, आर कॉमा एस से, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है बच्चों, ये आसान सा काम था इस क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं, देखो अपना ना डोमेन देखो भाई, डोमेन क्या है, एन क्रॉस एन है। तो एन क्रॉस एन का जो एक एलिमेंट होगा ना, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म का होगा, सिंगल फॉर्म का हम नहीं लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया, है ना, ये मैंने लिया, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये एक एलिमेंट है उसका, तो इसको अपने से ही रिलेट कराना था, तो ये ऐसे ही एलिमेंट से रिलेट करेगा। बच्चे क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई सर आपने ले लिया, वो एक्स को वाई से रिलेट कराने लग जाते हैं, है ना। एक्स को वाई से रिलेट नहीं कराएंगे, एक्स कोमा वाई को सेम एक्स कोमा वाई से रिलेट कराएंगे। जैसे सिमेट्रिक में फिर हमने देखा, एक्स वाई को पी क्यू से रिलेट कराया, फिर पी क्यू को एक्स वाई से रिलेट कराया। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया। जैसे ये सिमेट्रिक भी था, और ये रिफ्लेक्सिव भी था, और ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3।
A relation R is defined on n cross n, where n is the set of natural numbers as a comma b relate to c comma d if and only if a minus c is equals to b minus d हो। सेम वही क्वेश्चन आ गया, फिर से रिलेशन हमारा n क्रॉस n प्रीडिफाइन है, तो फटाफट से करेंगे। देखो स्पीड बना देंगे भाई, अब थोड़ी सी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, है ना। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए कोमा बी रिलेट करे ए कोमा, अगर ए कोमा बी से रिलेट करेगा तो कंडीशन तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो रिलेट करेगा। अब ये क्या कहता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी के बीच का नहीं है, तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। तो यही कंडीशन हम कहाँ लगाएंगे, फटाफट से यही कंडीशन हम अपने क्वेश्चंस पे लगाते चलेंगे और काम खत्म करते जाएंगे। तो सर ए माइनस ए और बी माइनस बी, तो क्या आ गया, जीरो बराबर जीरो। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव सर। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हम क्या करेंगे सर, हम मान लेंगे हमारा कोई एलिमेंट लेट ए कोमा बी रिलेट कर रहा है किसी सी कोमा डी से, तो अगर रिलेट कर रहा है तो क्या सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने मान लिया है कि रिलेट कर रहे हैं, है ना। ए माइनस सी बराबर बी माइनस डी, उसको होना पड़ेगा। बट अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें क्या दिखाना है कि सी कोमा डी भी ए कोमा बी से रिलेट करे। तो फिर से वही जो मैंने बता रखा है सर, एक सर्कल हम बना लेंगे थोड़ी देर के लिए और हम इस वाले को रिलेट कराना है ना हमें ए कोमा बी से, इस कंडीशन को यहाँ लगा देते हैं। तो क्या आना चाहिए, सी माइनस ए बराबर डी माइनस बी, ये आना चाहिए। अब ये चीज यहां से बना दी ना तो हमारा काम हो गया। अब क्या है सर, दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ डी निगेटिव है और वहां पे डी पॉजिटिव है। कोई बात नहीं सर, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, डी माइनस बी, और इस तरफ भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ए माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, तरफ भी हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सी माइनस ए, है ना। तो माइनस से माइनस हट गया, क्या बचा बेटा, सी माइनस ए बराबर डी माइनस बी। देखना सेम है क्या, सी माइनस ये ए है बच्चे, ये ए है, सी माइनस ए इज इक्वल्स टू डी माइनस बी। तो सी माइनस ए बराबर डी माइनस बी का मतलब क्या है कि सी कॉमा डी भी रिलेट करेगा ए कॉमा बी से। तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, खत्म। ट्रांजिटिव का भी सिंपल सा केस मैंने आपको बताया वो बच्चों। ट्रांजिटिव के केस में हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के केस में हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट को मान लेंगे ना, लेट ए कॉमा बी रिलेट टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेट टू ई कॉमा, ये हमने मान लिया है ना। ए कॉमा बी रिलेट टू सी कॉमा डी रिलेट टू एनी अनदर एलिमेंट ई कॉमा एफ। अगर ये रिलेट कर रहे हैं तो ये हमें दो इक्वेशन यहाँ बना के देंगे अकॉर्डिंग टू दिस, कि ए माइनस सी बराबर होगा बी माइनस डी के, सॉरी, ए माइनस सी बराबर होगा बी माइनस डी के, है ना। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और ये जब रिलेट करेगा तो सी माइनस ई बराबर होगा डी माइनस एफ। ये दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब फिर से वही कंसेप्ट सर, हमें अब रिलेशन बनाना है किसके साथ में, ए बी का रिलेशन बन जाए ई एफ के साथ। तो एक बना लेंगे सर, हम एक बॉक्स बना लेंगे सर कि ए कोमा बी अगर रिलेट करे ई कोमा एफ से तो वो क्या देगा हमें, वो देगा ए माइनस ई बराबर बी माइनस एफ, देगा कि नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन में ऐसा क्या किया जाए कि ए माइनस ई मिल जाए और उस तरफ बी माइनस एफ मिल जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है मैं क्या करूंगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ए माइनस सी प्लस सी माइनस ई, उस तरफ क्या बना बच्चे, बी माइनस डी प्लस डी माइनस एफ, है ना। तो जैसे यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ई, ए माइनस ई, हाँ ओके, ए माइनस ई इज इक्वल्स टू बी माइनस एफ आ गया ना। और ये कब आता है, ये जब आता है जब ए कॉमा बी रिलेट करता है ई कॉमा, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन वाले क्वेश्चनों में बच्चे को डोमेन सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आप ध्यान रखें। हमारे डोमेन में एन क्रॉस एन है, तो उसका जब आप एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर फॉर्म का होगा, और दूसरे एलिमेंट से जब वो रिलेट करेगा वो एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर फॉर्म का ही होगा।
ये ध्यान रखें बस, है ना। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, ए कोमा बी को रिलेट कराया गया किसी सी कोमा डी से। जनरल क्वेश्चन में इसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है तो हम क्या लेते हैं, हम लिखते हैं उसको ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कुछ और होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि ए रिलेट कर रहा है बी से, तब हम उसको ऐसा लिख रहे हैं, है ना। बिलोंग्स टू आर लिखा गया है। तो ये चीजें थोड़ा सा इस वो मत कर देना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना इसमें। ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करने से तो आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करने से सब आता है। फिर से देखो, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो अभी क्वेश्चंस कराए उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये क्वेश्चन लगता है कि आया हुआ है पेपर में। ध्यान से देखेंगे बच्चों, पेपर में आया हुआ है तो फिर तो ध्यान से देखेंगे ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप लेट गो करके आगे बढ़ सकते। कोई भी चीज छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पूरे। चलो भैया, क्वेश्चन है लेट एन डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर से वही, एन क्रॉस एन पे रिलेशन डिफाइन है, ए बी रिलेट करेगा सी डी से। सिर्फ कब करेगा बच्चे, जब ए डी बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी हमारा काम होगा। और ये कंडीशन थोड़ी सी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। फिर से वही, रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर, लेट 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 ए कॉमा, सॉरी, लेट फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। मतलब हमारे जितने भी ये टाइप के एलिमेंट होंगे एन क्रॉस एन से, अगर ये खुद से रिलेट करे, अगर ये आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब वो खुद से ही रिलेट करे, तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होने वाला है। ओके नाउ, अब रिलेशन रिलेट कब कर रहा है सर, कोई भी एलिमेंट इधर का, ये ऑर्डर पेयर इससे कब रिलेट कर रहा है, जब वो इसको सेटिस्फाई कर, है ना। अब ये जो सेटिस्फाइड वाली उसने कंडीशन दे रखी है, ये ध्यान से देखो जरा, ये क्या कह रहा है, ए इंटू डी, मतलब बाहर वाला एलिमेंट बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ओके, फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है बी प्लस सी, मतलब अंदर वाले एलिमेंट को उसके साथ ऐड करेगा एलएचएस में, है ना। आरएचएस की बात करें तो क्या कहता है, जो इधर उसने ऐड किए थे वो उधर मल्टीप्लाई होंगे, जो मल्टीप्लाई किए थे वो उधर ऐड होंगे। देखो, पी सी ए प्लस डी, तो ठीक है, इस कंडीशन के साथ चलते हैं। अब देखो बेटा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन हमने ले लिया है ना। इस कंडीशन में अगर वैल्यूज डालें तो क्या रहेगा, ए इंटू डी है, मतलब ए बी के साथ हमें ए बी का ही रिलेशन दिखाना है, ए कॉमा बी रिलेट कराना है हमें ए कॉमा बी से ही, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो, अब क्या लिखेंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग, बाहर वाले से प्रोडक्ट, अंदर वाला अंदर वाले में ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाला, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। देखते हैं सर, ठीक है। ए बी, इसको लिख लीजिए, बी प्लस ए है वो ए प्लस बी है, तो इसको कॉम्पिटेटिव लॉ से ए प्लस बी लिख दीजिए। ये बी ए है तो इसको भी कॉम्पिटेटिव ऑफ लॉ से ए प्लस ए इंटू बी लिख दीजिए। दोनों एल एच एस बराबर आर एच एस आ गए, तो हैंस हैंस आर इज हैंस आर इज रिफ्लेक्स हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, सिमेट्रिक की बात करेंगे, सेम वही कंडीशन। और सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक हम क्या लेंगे, लेट ए कॉमा बी रिलेट टू एनी एलिमेंट सी कॉमा डी, ले लिया। अब रिलेट करेगा तो सर कंडीशन क्या है, बाहर वालों का प्रोडक्ट अंदर वालों का sum। और उस तरफ अंदर वालों का प्रोडक्ट बाहर वालों का sum। ये वेरीफाइड होगा क्योंकि हमने मान लिया है ना। अब सर, इसके बाद आपने हमें सिंपल सा तरीका एक बताया हुआ है, उसी तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम एक छोटा सा एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे। उस बॉक्स में हम पहले ही लिख लेंगे कि अगर सी कोमा डी को रिलेट करना होगा ए कोमा बी से तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे पास क्या आ जाना चाहिए बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाना चाहिए सर, सी बी डी प्लस ए इज इक्वल्स टू डी ए
डी ए सी प्लस बी, ये हमें मिल जाना चाहिए। तो मतलब क्या करना है अब आपने, अब हमें इन चीजों को वैसे सेट कर देना है। देखो, देखो जरा सेट हो रही है क्या। हमें क्या चाहिए, बी सी, बी सी की जगह सी बी चाहिए, तो इसको कॉम्पिटेटिव लॉ से सी बी लिख दो। डी प्लस ए चाहिए, लिख दो। ए डी चाहिए, डी ए चाहिए, लिख दो कॉम्पिटेटिव लॉ। बी प्लस सी, सी प्लस बी लिख दीजिए, लिख दो। इधर का इधर कर दो, उधर का इधर कर दो भाई, है ना। क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो इसका मतलब हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। ओके, आ गया ना भाई, सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी कॉमा डी रिलेट करेगा बच्चे ए कॉमा बी। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा सर, तीन, हम क्या लेंगे, लेट ए कॉमा बी, लेट लेट ए कॉमा बी रिलेट टू एनी सी कॉमा डी, एंड सी कॉमा डी रिलेट टू ई कॉमा एफ। आपने ये ले लिया। अब अगर ये लिया है तो ये दो इक्वेशन हमें बना करके देगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चा ना। देखो, देखो बच्चों, अब के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन हमें बन के तैयार हो जाएंगी, कौन कौन सी, सर ए प्लस डी, प्लस डी नहीं, ए डी, ए डी, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए प्लस डी इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट नहीं बना रहे क्योंकि इसमें थोड़ा आगे काम करना पड़ता है। एंड इसके अकॉर्डिंग देखें तो सर, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सर, सी एफ डी प्लस ई इज इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू डी सी प्लस, ये आना चाहिए, है ना। देखो बच्चों, अब ये इक्वेशन अभी इक्वेशन तो है, लेकिन अभी इनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैं बी प्लस सी के अपॉन में उधर से बी सी ले आऊंगा, और ए प्लस डी के अपॉन में इधर से ए डी ले जाऊंगा। तो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो बी अपॉन बी सी, सी अपॉन, उस तरफ करेंगे तो ए अपॉन ए डी, और डी अपॉन ए डी। एंड सिमिलर उस तरफ हम कर रहे हैं, सिमिलर इसी तरफ हम करेंगे तो वहाँ देखो बच्चों, वहाँ क्या होगा, हाफ डी प्लस ई के अपॉन में डी ले आइए, और सी प्लस एफ के अपॉन में सी एफ ले जाइए, और इनको ब्रेक कर दीजिए, डी अपॉन डी प्लस ई अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी एफ प्लस एफ अपॉन सी एफ। देखो, अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा, वन अपॉन डी प्लस डी से डी कैंसिल, तो वन अपॉन ए। ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप रोक दीजिए। एंड इस तरफ हम देखेंगे तो, इस तरफ आप देख रहे हो तो डी से डी कैंसिल, तो क्या बचा बच्चे, वन प्लस ई, और ई से ई कैंसिल, तो क्या बचा, वन प्लस वन अपॉन डी, और इक्वल्स टू में सी से सी कैंसिल, वन अपॉन एफ प्लस एफ से एफ कैंसिल, तो वन अपॉन सी। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, दिस इज आर सेकंड इक्वेशन, दिस इज आर सेकंड इक्वेशन। अब ये जो बन करके आया, फर्स्ट और सेकंड हमारा है ना, अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड, लेकिन उससे पहले हम इसका भी आउटपुट बना के रख ले तो सर, हमें क्या करना है बेटा, हमें ए बी को रिलेट कराना है ई कोमा एफ से। तो सर, ए कोमा बी अगर रिलेट करेगा ई कोमा एफ से, तो ये आ जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, एफ बी प्लस ई इज इक्वल्स टू बी ई, बी ए प्लस, ये आ जाना चाहिए ना। ठीक है, यही लेके आएंगे अभी, देखो यही आएगा, थोड़ा सा ओके देखो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी
प्लस 1/d प्लस 1/e प्लस 1/d इज इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। तो देखो 1/d से 1/d कैंसिल, 1/e से 1/c कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? बचा सर 1/, यहाँ से बचा सर हमारे पास 1/e प्लस 1/c इज इक्वल्स टू, वहाँ से बचा सर 1/a प्लस 1/f। तो इसका एलसीएम क्या है? BC, C प्लस बी, एलसीएम क्या आएगा? AF, A प्लस है ना? ट्रांसपोज कर देंगे तो AF C प्लस बी, और उस तरफ BC A प्लस है। देखना AF B प्लस C, हाँ लिख दो। नेगेटिव है ना एडिशन तो भाई। PE सब चीजें सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ A कॉमा बी रिलेट करेगा E कॉमा F। तो R इज बेटा कुछ टेक्निकल इशू है। बेटा देखिए, तो इसका मतलब A कॉमा बी रिलेट कर गया E कॉमा F से, सर रिलेट कर गया, तो इसमें R इज ट्रांजिटिव, R हमारा। हाँ ठीक है भाई। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन।